Hi, good morning to all of you. Myself Ankur, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स को मैं डील करती हूँ. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको फिज़िकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है. तो दैट्स वाई आज जो मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री का ही हम लोगों ने एक चैप्टर को सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. यदि मैं IIT JEE और नीट के बिहाफ में यदि मैं बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. कन्फर्म्ड एक क्वेश्चन आपका IIT JEE में आता है और नीट के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये दोनों एक साथ कोलैबोरेटेड होता है. और यदि हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया या पढ़ लिया तो आपका फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है वो वाला पार्ट भी आपका कुछ हद तक यहाँ पर कवर होता है. तो हम लोग जो चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. हम यहाँ से पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज़ माई अश्योरेंस फ्रॉम माई साइड कि यदि आपने ये लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है तो आपको किसी भी तरीके की कोई रेफरेंस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली IIT JEE और नीट के क्वेश्चन आप कंफर्टेबली आप बना पाएंगे. इट इज़ गारंटी फ्रॉम माई साइड. लेकिन सिर्फ उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और जितने एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, जितने इलस्ट्रेशंस मैं बता रही हूँ, आपको वेराइटीज़ बता रही हूँ, आप उसे केवल एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से कर लें. यदि आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया या पढ़ लिया है तो आपको एक रिवीजन के लिए केवल 2 घंटे का टाइम लगेगा और आपका ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा. तो विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स. ओके, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं. ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है इसलिए हमें पढ़ना होता है. दैट्स राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि आपके सिलेबस में यदि नहीं होगा तो आप इसे क्यों पढ़ेंगे. लेकिन इसका एक और भी रीज़न है कि हमें केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ना होता है. लिसन, केमिस्ट्री में आपका जो 2 चैप्टर होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आप किसी भी फील्ड में आगे जाकर रिसर्च करना चाहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री ओनली. यदि आप केमिस्ट्री के किसी भी पोर्शन पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तब भी आपको केमिस्ट्री का 2 चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए, एक थर्मोडायनामिक्स और एक केमिकल काइनेटिक्स. थर्मोडायनामिक्स 11 क्लास का चैप्टर है. आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं. चूंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसका वेटेज है. थर्मोडायनामिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता चल जाए कि वो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है. ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी थर्मोडायनामिक्स. अब हम यदि बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स हमें क्यों पढ़ना पड़ता है. आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है और आपने उसे थर्मोडायनामिकली आपने स्टडी कर लिया कि हाँ ये प्रोसेस पॉसिबल है, तो अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो रिएक्शन कब खत्म होगा. मीन्स आई मीन टू से कि आपको उस केमिकल रिएक्शन का फ्यूचर पता होना ज़रूरी है कि वो केमिकल रिएक्शन कब खत्म होगा. ऐसा तो नहीं कि आपने दोनों रिएक्टेंट को मिलाया और इससे पहले कि आप कुछ कर पाएँ वो खत्म हो गया. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यदि आपने दोनों रिएक्टेंट को मिलाया और आप लंबे समय तक वेट कर रहे हैं तब भी वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं पाया. तो इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो देता है केमिकल काइनेटिक्स. मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स को बेसिकली क्यों पढ़ते हैं, ये हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा होरोस्कोप बता देता है. होरोस्कोप का मतलब केमिकल रिएक्शन कब खत्म होगा, कितने टाइम के बाद उसका रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, क्या आप उस फैक्टर को कम ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड में क्या असर होगा, वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगा. ये सारी चीज़ों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो देता है केमिकल काइनेटिक्स. ओके, यदि हम IIT JEE और नीट के बिहाफ में बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके इंट्रोडक्शन से ही आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, या मैं बोलूँ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हमें क्यों पढ़ना होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इससे केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम इस केमिकल रिएक्शन के टाइम ऑफ कंप्लीशन की स्टडी कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कब डन होगा, हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन. ये 3 चीज़ों के बारे में हम मेन स्टडी करते हैं. एक और पार्ट भी मैं डील कर सकती हूँ जिसको हम लोग ऑर्गेनिक के बिहाफ में भी हम इसे लेते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन.
आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी की है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ होता है। आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कौन कौन से फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। तो ये पूरी कहानी आपकी केमिकल काइनेटिक्स से कोरिलेटेड है। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स हमें क्यों पढ़ना होता है या इसका एडवांटेज क्या है, तो ये हमें ये 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है। हमें स्पीड बताता है, हमें ये बताता है कि वो केमिकल रिएक्शन कब डन होगा, कब कंप्लीट होगा, हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। लाइक एक सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यदि मैंने आयरन को पूरी तरीके से पेंट कर दिया है चारों तरफ से और मैंने उसको एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया, तो आयरन पे कभी भी जंग नहीं लगेगा। इसका मतलब यदि आपको वहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस करवाना है तो वहाँ पर मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, वहाँ पर एयर का होना ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आयरन का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है एयर एंड मॉइस्चर के साथ। ओके, तो हम यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग की स्टडी करेंगे एंड साइमल्टेनियसली ऑब्वियस सी बात है हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया स्कोप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दैट व्हाई डू वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? अब जब हम केमिकल काइनेटिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स या मैं बोलूँ स्पीड के बिहाफ में हम रिएक्शन को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर डील कर रही हूँ दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में IIT JEE और नीट दोनों पार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। बिफोर लास्ट ईयर IIT JEE एंड नीट दोनों के पार्ट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। ये 3 तरीके का होता है आपके पास केमिकल रिएक्शन यदि हम स्पीड के बिहाफ में बात करते हैं। एक होता है दिस इज कॉल्ड एज वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। आप चाहें तो इसी वेरी फास्ट रिएक्शन को आप बोल सकते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, आप इसे ये भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है मॉडरेट। क्लियर? ये 3 वेराइटीज के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हम स्पीड के बिहाफ में हम जज कर सकते हैं, या जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं आप उसे ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जब हम वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये इतना स्लो होता है कि हो सकता है कि हम सर्वाइव ही ना रहें इसके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेक करने के लिए। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास फॉसिल फ्यूल। आपको मालूम है कई लाखों करोड़ों साल लगते हैं एक फॉसिल फ्यूल को बनने में। तो यदि मैं फॉसिल फ्यूल की स्पीड के बारे में बात करूं तो इट इज़ वेरी 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 स्लो रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइप के केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करेंगे, चूंकि ये बहुत स्लो है तो हम इसे केमिकल काइनेटिक्स में हम इस तरीके के रिएक्शन की स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको जो JEE और नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास एग्जाम्पल्स थे या मैं बोलूँ ऑप्शंस दिए गए थे 4, आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा रिएक्शन इंस्टेंटेनियस का एग्जाम्पल है। यदि हम इस इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करें तो इंस्टेंटेनियस मतलब पलक झपकते ही खत्म। आपने रिएक्टेंट को मिलाया और आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि आप उसे कुछ ऑब्जर्व कर पाएं एंड इमीडिएटली द रिएक्शन विल बी डन, या मैं बोलूँ द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। और इसका एग्जाम्पल यदि आपने कुछ रिकॉल किया होगा, यदि हमने स्कूल में कभी लैब गए होंगे आप और यदि प्रैक्टिकल पार्ट किया होगा तो आप इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल पार्ट में ज़रूर देखते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जब आप बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, जैसे ही आपने बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया आपको पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा और इमीडिएटली यू विल बी गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और ये हो गया आपके पास 2HCl। इस टेस्ट को हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में भी करते हैं, सल्फेट आयन के डिटेक्शन में, आप चाहे तो क्लोराइड आयन के डिटेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा एंड यू विल बी गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो अब आप सोच कर बताएं क्या इस रिएक्शन के लिए मेरे पास इतना टाइम है कि मैं रिएक्शन की स्पीड को जज कर पाऊं, या मैं ये जज कर पाऊं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? दैट इज वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक और एग्जांपल यदि हम लोग ले लें, आपने यदि सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में यदि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया
तो आपके पास इमीडिएटली आएगा सिल्वर क्लोराइड का अगेन वाइट पीपीटी और प्लस नाइट्रिक एसिड आपके पास अलग हो गया। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो आपके इस पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या मैं बोलूँ वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर आपने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म काम कर रहा होगा जिसके कारण आपने रिएक्टेंट को मिलाया एंड यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं हो सकता। देखिए मैं सारे पोर्शन को एक साथ मर्ज करके बात कर रही हूँ। जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको मालूम है कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने जैसे ही उनका एक्वस सोल्यूशन को मिक्स किया आपके पास कुछ आयंस के कारण प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये आपका आयोनिक मैकेनिज्म है। बेसिकली यदि हम बात करें तो ये आयनिक मैकेनिज्म है। यदि मैं नीट के बिहाफ में बात करूं तो नीट में क्वेश्चन आया था कि कौन सा एग्जाम्पल आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही है। आयनिक मैकेनिज्म मतलब आयंस के थ्रू होता है। देखिए कैसे, बेरियम पे हमें मालूम है 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, सल्फेट पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपने जैसे ही दोनों को मिक्स किया तो बेरियम आयन सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, क्लोराइड आयन H+ आयन के साथ कंबाइन हो गया एंड यू विल बी गेटिंग द वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। क्लियर? तो जो हमारा थर्ड कैटेगरी है दैट इज वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ये इतनी स्पीड में होता है कि हम इसके भी फैक्टर्स को जज नहीं कर पाते हैं। और किसके थ्रू हो रहा है ये? तो ये आयनिक मैकेनिज्म या मैं बोलूँ आयंस के थ्रू हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हम सेकेंड कैटेगरी के रिएक्शन को भी केमिकल काइनेटिक्स में डील नहीं कर सकते। आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इस रिएक्शन के बारे में कुछ भी जज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अब हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन से तरीके के केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे? मॉडरेट, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, नॉर्मल, जिसको कंप्लीट होने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक भी लगेगा तो चलेगा। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे रिएक्शन की स्टडी करते हैं जिसकी स्पीड मॉडरेट होती है। यहाँ तक पोर्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आज के लेक्चर में जो हम लोग पार्ट को कवर करेंगे या इंडेक्स वाले पार्ट को कवर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज ऑलरेडी गिवन यू द एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्कोप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दैट व्हाई डू वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। देन आई हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंगली रिएक्शन कितनी वेराइटीज़ का होता है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मतलब मैं फर्स्ट पार्ट को डील करूंगी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, और आप किस तरीके से स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को जजमेंट कर पाते हैं। और यदि हमने जल्दी कवर कर लिया तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हम उसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लें। यदि नहीं हो पाता है तो विल बी कंप्लीटिंग द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन नॉट कवर इन केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन सेकेंड वाला पार्ट को हम डेफिनेटली केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अभी यदि रिसेंटली यदि बात करूं तो लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में इस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है। जेई में कुछ साल पहले पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों का। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, दैट इज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूं, जब आप फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं तो फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग पार्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसी पार्ट को जब केमिस्ट्री में डील करते हैं तो कभी हम स्पीड बोल देंगे, कभी हम वेलोसिटी बोल देंगे, क्योंकि हमें वेक्टर स्केलर से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लें कि कहीं पर यदि स्पीड बोला और किसी बुक में आपको वेलोसिटी दिख गया तो बात एक ही है, ठीक। तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन यदि मैं इसी का टेक्निकल वर्ड यदि यूज करूं जिसके भी हाफ में क्वेश्चन आता है, तो दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया कि केमिकल काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। अब यदि मुझे थर्मोडायनामिक्स से ये पता चल गया कि ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है,
स्पॉन्टेनियस है तो मुझे पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन की स्पीड क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फिजिक्स में स्पीड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का आप स्पीड की बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया, दैट इज स्पीड। और यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब जब हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट के तौर में तो रिएक्टेंट है जिसको आपने किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया है। अब यदि मुझे रिएक्शन की स्पीड को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट जंप करके इधर से उधर तो जाएगा ही नहीं, आप उसके डिस्टेंस को तो मेजर करोगे नहीं। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है? ऑब्वियस सी बात है हम उसी की स्टडी करेंगे। एग्जैक्टली करेक्ट, इट इज़ अ कंसंट्रेशन। आपने जब रिएक्टेंट को लिया है और जब आप उसका केमिकल रिएक्शन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा और कुछ प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक A4 साइज पेपर लिया है। जब मैंने उस पेपर पे आग नहीं लगाई है, उसे जलाना स्टार्ट नहीं किया, कंबशन करना स्टार्ट नहीं किया, आपके पास फुल लेंथ A4 साइज का पेपर था। अब मैंने उसमें माचिस लगा दिया, आग लगा दी। आप 2 मिनट के बाद देखेंगे या कुछ फ्रैक्शन के बाद देखेंगे तो अब वो A4 साइज पेपर नहीं रहा, कुछ पार्ट हैज बीन कन्वर्टेड टू ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाकर उड़ गया, हो गया। इसका मतलब पेपर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? डाउन। तो अब हम रिएक्शन की स्पीड को कैसे जज करेंगे? पेपर कितनी जल्दी जलता है, आप यही बोलेंगे। जितनी जल्दी पेपर जलेगा तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली सेम, यदि मुझे किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फाइंड आउट करना है तो मुझे वहाँ पर कंसंट्रेशन देखना होगा रिएक्टेंट का। ये एक साइड हो गया। अब यदि मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखती हूँ तो आप में से कोई बोलेगा क्यों हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने अभी आपको A4 साइज पेपर का एग्जाम्पल लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 2 फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी ने पेपर पर फोकस किया लेकिन किसी ने ऐश पर फोकस किया। तो आप खुद देखें, जितने टाइम पर पेपर बर्न होगा उतनी ही टाइम पर उतना ही तो ऐश कंटेन आपके पास आएगा। या मैं बोलूँ जितना पेपर डिकम्पोज होगा, बर्न होगा, कंबशन होगा, उतना ही ऐश या कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बनेगी। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है, रिएक्टेंट का तो कम ही होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो हाउ विल यू डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? दैट इज चेंज इन concentration of reactant or product with time. This is called as rate of chemical reaction. ये हमेशा याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत हमको पूरे चैप्टर में पड़ती है। तो what is rate of chemical reaction? That is change in concentration of reactant or product with time. जब भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को आप निकालते हैं तो हम वहाँ पर रेट ही बोलते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हम कंसंट्रेशन बोलते हैं तो कंसंट्रेशन का यूनिट जो हम लेते हैं वो हमेशा मोल्स पर लीटर ही लेते हैं, जिसे आप मोलारिटी बोल सकते हैं। और यदि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो हम इसे एक्टिव मास भी बोलते हैं। तो हम इसे मोल्स पर लीटर के टर्म पर ले लिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? ऑब्वियस सी बात है, इट इज सेकेंड। तो इसका यूनिट हो गया आपके पास सेकेंड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट हैज बिकम मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज अ यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आप इसे प्रैक्टिकली भी व्यू कर सकते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यदि मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना हो, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। सी, यदि आप जेई वाले हैं तो आपको ग्राफ वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, आप नीट वाले हैं तो आपको इस कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि नीट वालों को ग्राफ नहीं आता और जेई वालों को ये नहीं आता, ये कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा ज़्यादा फोकस जेई वालों को ग्राफिकल पार्ट में करना है एंड नीट वालों को दैट पार्ट में करना है। ओके, चलिए, यदि हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो चूंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंगली कम हो रहा है, मतलब इसका ग्राफ मेरे पास इस तरीके का आएगा।
क्लियर? ये मैंने किसके बिहाफ में बात किया? रिएक्टेंट के बिहाफ में बात किया। और यदि मैं प्रोडक्ट के बिहाफ में बात करूं तो इनिशियली प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो जीरो रहेगी, जब तक रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जीरो रहेगी और धीरे 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 वो बढ़ते जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास किसका पार्ट? दैट इज फॉर प्रोडक्ट। क्लियर? आपको क्या ये वाली स्टेज दिख रही है जिसमें इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है? ये देखिए बिल्कुल पैरेलल प्लॉट आ रहा है। क्लियर? इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम, या मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिहाफ में यदि हमने ग्राफ प्लॉट किया इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो आपके पास इस तरीके का कर्व ऑब्टेन होगा। यहां तक पोर्शन क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए ये पहले आप नोट कर लें, देन हम इसका डेरिवेशन पार्ट देख लें या हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिया, मैंने ग्राफ अभी छोड़ दिया, यदि सपोज आपको नोट करना हो तो। मैंने एक कोई केमिकल रिएक्शन लिया जहां पर A है जो आगे चलकर P मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट हो गया आपके पास प्रोडक्ट। और मुझे किसी ने पूछा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो सी हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम। मतलब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म पर आप रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि मैं रिएक्टेंट के टर्म पर बताऊं तो आप खुद सोचे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब हम रिएक्टेंट के बिहाफ में क्या बोल सकते हैं? दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। मैं ये बोल सकती हूँ रिएक्टेंट के बिहाफ में, वाई? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डाउन हो रहा है। और इसी को मैं प्रोडक्ट के बिहाफ में बोलूँ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? दैट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। हम ये वाला पार्ट भी इसे ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपके पास एक और टर्म आता है जिसका यूज जनरली वो न्यूमेरिकल में करते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम को नो डाउट यू कैन कॉल इट एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस पूरे टर्म को आप एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। आप ये भी इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट दोनों सेम है। डिसअपियरेंस मतलब गायब होना, तो रिएक्टेंट चूंकि धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली कम होता जा रहा है, तो हम इस पूरे पार्ट को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। और बिल्कुल सेम यदि मैं इस पार्ट के लिए बात करूं तो आप इसे बोल सकते हैं दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। आप इसे भी बोल सकते हैं, ये कहलाएगा आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो वी कैन से दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को ये दोनों टर्म में डिफाइन कर सकते हैं एंड ऑल दीज थ्री आर इक्वल टू ईच अदर। तो यदि अब मुझे इसके बिहाफ में बताना हो तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, दैट इज आर। चेंज के लिए हमने ये लिया डेल। कंसंट्रेशन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा कि जब भी मुझे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स मोलर कंसंट्रेशन, ये याद रखेंगे। दिस इज मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोल्स पर लीटर को ये डिफाइन करता है। एंड अपॉन में लिया मैंने टाइम इंटरवल। ठीक, बिल्कुल सेम यदि मुझे प्रोडक्ट के भी हाफ में बात करना होगा तो डेल पी बाई डेल टी। ठीक, क्या ये पूरा का पूरा करेक्ट है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और ये दोनों तो बिल्कुल सेम आएगा आपके पास आंसर, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाद का ज़्यादा होगा और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन लुक दिस वन, ये नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा है और बाद में कम हो रहा है, आप चाहे तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नाउ दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव कैन नॉट बी सेम, तो उसे कंप्लीट करने के लिए या उसे इक्वल करने के लिए यहाँ लगाया जाता है माइनस साइन।
और ये माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंगली कम हो रहा है। और चूंकि यहाँ आपने माइनस लगा दिया है, दैट्स वाई यहाँ पर भी प्लस साइन लगा दिया जाता है। ये इस पार्ट को इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ता जा रहा है। अब यदि आप ये तीनों को बराबर करेंगे तो नाउ ऑल दीज थ्री आर इक्वल। अब ये सेम है, इसका आंसर आपके पास माइनस आएगा, माइनस माइनस बन गया पॉजिटिव, ये वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वाला भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। नाउ ऑल दीज थ्री आर इक्वल। अब यहाँ पर आप बस ध्यान ये रखेंगे, माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि ये वाला वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंगली कम हो रहा है। इसका किसी भी तौर पर ये मतलब नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ये सिर्फ इस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है कि विथ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कट इट, क्लियर? यहां तक आप पहले नोट कर लें, देन हम इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। बढ़े आगे, चलिए। अब इसके बाद का जो पोर्शन है ये आपके जेई और नीट दोनों एग्जाम में आया है। जेई में बिल्कुल करंट इसी साल आया है, फरवरी या मार्च अटेम्प्ट में, और नीट में लास्ट ईयर पूछा गया है। यदि सपोज मैंने केमिकल रिएक्शन लिया है ऐसा, A + B दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब मुझे यदि पूछता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट, अभी मैं न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं जा रही हूँ, अभी हम केवल इतना सीख रहे हैं कि हम रेट को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। यदि आप मोल कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जितने टाइम में A का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उतने ही टाइम में B का भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट इज 1, और उतने ही टाइम में P का 1 मोल बन रहा है। मतलब यदि हम मोल के अकॉर्डिंगली या पर्टिकुलर पार्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो जिस स्पीड से A गायब हो रहा होगा उसी स्पीड से B भी गायब हो रहा है, और उसी स्पीड से P बन रहा है। मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन को A के गायब होने के टर्म में भी लिख सकते हो, B के गायब होने के टर्म में भी लिख सकते हो, और इवन आप P के बनने के टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ जा रहे हैं या आ रहे हैं। ये जिस टाइम पे जा रहा है, जितने टाइम पे जितना जा रहा है उतने ही टाइम पर ये भी जा रहा है, और उतने ही टाइम पर ये बन रहा है। क्लियर? तो यदि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्रेस करना हो तो वी कैन राइट दैट इज माइनस, ये लगाना कंपल्शन है। वाई? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्टेंट पार्ट है और वो डाउन हो रहा है। तो ये हो जाएगा डेल, दैट इज A/ΔT। ये पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? तो दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ठीक है, बिल्कुल सेम ये बराबर होगा, दैट इज माइनस डेल B/ΔT। ये पूरा टर्म आप देखिए, मैंने माइनस साइन को इंक्लूड किया है। माइनस साइन इंक्लूडेड के साथ ये डिसअपीयरेंस कहलाएगा। ये याद रखेंगे, माइनस अलग का पार्ट नहीं है। माइनस इंडिकेट करता है कि वो डिसअपीयर हो रहा है। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा पूरा? इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। ठीक, और यही बराबर होगा अब प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास डेल P/ΔT। ये पूरा टर्म इंक्लूडिंग प्लस साइन ये आपको बताएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है, एंड दीज ऑल आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपकी मर्जी, आप रेट ऑफ रिएक्शन को इस टर्म में लिखें, इस टर्म में लिखें या इस टर्म में लिखें, ऑल दीज थ्री आर सेम। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कोफिशिएंट नथिंग वाज देयर। एक भी जगह पर मैंने कोफिशिएंट को नहीं लिखा है। यदि मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया 2A, एकदम सिंपल ले रही हूं मैं पहले, 2A दैट इज इक्वल टू P। वापस मोल कंसेप्ट लगाओ। क्या बोल रहा है ये? मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जिस टाइम में A का 2 मोल गायब हो रहा था उतने टाइम में P का केवल 1 मोल बन रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, हालांकि मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगी, लेकिन हम कंसेप्चुअल पार्ट पर जाएं। जितने पार्ट पर इसका 2 मोल गायब हो रहा है उतने टाइम पर इसका 1 ही मोल बन रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसके गायब होने की स्पीड इसके कंपैरेटिवली डबल हो रही है। ये डबल स्पीड से गायब हो रहा है और ये सिंगल स्पीड से बन रहा है, लेकिन मुझे तो सभी को R के बराबर लिखना है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यदि इसकी जो डबल स्पीड थी इसको हम आधा कर दें, तो देखो डबल का आधा करोगे मतलब ये 1 पार्ट कहलाएगा। तो ये दोनों की स्पीड अब सेम हो जाएगी,
और यदि मुझे इतना भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, ये जो भी कोएफिशिएंट लिखा होगा, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जो अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ये जो भी कोएफिशिएंट लिखा रहेगा उस कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। वो सारा रेट के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास r बराबर हो जाएगा माइनस, मैंने बोला कि कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम 1/2 और ये हो जाएगा डेल a बाई डेल टी, ओके। और ये हो जाएगा, यहाँ तो कोएफिशिएंट इज 1 तो हम इसे सिंपल लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास डेल p बाई डेल टी। क्लियर है? ये पूरा टर्म आपके पास वापस से कहलाएगा इट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ p, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, केवल ये टर्म, देखिए मैंने कोएफिशिएंट को नहीं लिया है, कोएफिशिएंट को बाहर कर देंगे, केवल ये टर्म, ये आपका कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अभी मैंने आपको बताया कि ए के गायब होने की स्पीड p से डबल है, तो देखिए इसके गायब होने की स्पीड को मुझे यदि इसके बराबर करना है तो जो स्पीड डबल थी मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो डबल बाई 2 मतलब सिंगल टाइम। तो देखिए ये पूरा ही केवल विदाउट टेकिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट जो है वो डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में इंक्लूड नहीं रहेगा। क्लियर? अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के आधे के बराबर, और यही बराबर होगा अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका जो जेई में क्वेश्चन आया था उसमें तो केवल एक्सप्रेशन ऑफ आर पूछा था, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा था। H2 प्लस I2 बराबर 2HI ये केमिकल रिएक्शन दिया गया था और आपको पूछा था व्हाट इज द करेक्ट रेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर R, वेरी सिंपल। लेकिन नीट वालों को इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो देख लें आप पहले एक और, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल पर हम लोग डील कर लेंगे। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2A प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2C प्लस डी, ऐसा दिया है और मुझे यहाँ पर रेट को एक्सप्रेस करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसे कैसे करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट लिखा गया है उस कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दें। ये सबसे सिंपल ट्रिक है, कहीं पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर r बराबर हो जाएगा इट इज माइनस, ये हो जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड करने का मतलब यही है, और ये हो गया आपके पास डेल a बाई डेल टी। यहाँ पर भी माइनस साइन, यहाँ कोएफिशिएंट नथिंग इज देयर मीन्स 1 है, 1 को हम इंडिकेट कभी नहीं करते हैं, ये हो गया डेल b बाई डेल टी। ठीक, फिर हो गया प्लस साइन, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, हम वापस 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो गया डेल c बाई डेल टी। ये यहाँ कोएफिशिएंट नथिंग इज देयर, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस डेल t बाई डेल टी। ओके, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, केवल ये टर्म ये कहलाएगा आपके पास इट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। द होल टर्म, कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। मैं यहाँ बात करूँ, फिर कोएफिशिएंट को भूल जाना, ये वाला टर्म कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड द होल टर्म इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो आप देखेंगे इन सारे एग्जाम्पल्स में व्हाट वी हैव डन, हमने केवल कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया ताकि अब ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएं और r के बराबर हो जाए। इनमें से यदि मुझे कोई एक भी वैल्यू दी गई है और उसके बिहाफ में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, हम आराम से सारे को बराबर करके किसी भी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ तक पोर्शन क्लियर? आप इसे नोट कर लें, देन विल कम ऑन टू द न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, दैट इज N2। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ओनली, क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का फेवरेट, आयनिक इक्विलिब्रियम का फेवरेट, गैसियस स्टेट का फेवरेट, और इवन मेरी केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ में बात करूँ तो उसमें भी ये फेवरेट है। तो हमने लिया N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। सबसे पहला पार्ट है, मुझे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर R मुझे ये बताना है। अगला मुझे दे रहा है क्वेश्चन कि यदि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, सपोज ये दे रहा है आपको 5 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, माइनस मैंने नहीं लिखा,
डिसअपियरेंस का मतलब ही है नेगेटिव यू हैव ऑलरेडी टेकन। तो ये यदि इतना है तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, ये क्वेश्चन है। अगला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। नीट के एग्जाम में शायद इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं पूछी थी, कोई एक पूछा था एक डेटा के साथ। जेई में मैंने आपको बताया केवल एक्सप्रेशन पूछा था, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा है। तो हम सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन लिखें, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। तो ये आर हो जाएगा आपके पास माइनस, दैट इज डेल N2 बाई डेल टी। ये पूरा टर्म इंक्लूडिंग माइनस साइन विल बी कॉल्ड एज इट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? इसके लिए क्या लिखेंगे, तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया आपके पास डेल H2 बाई डेल टी। अब यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट को नहीं लेना है, कोफिशिएंट को छोड़कर ये बाकी का टर्म ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये हो गया बराबर, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि वो बन रहा है, और इसके कोफिशिएंट से वापस डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा डेल NH3 बाई डेल टी। फिर से ध्यान रखेंगे कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी का टर्म ये कहलाएगा आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ रेट, मतलब हम लोगों ने ये वाला पार्ट को डन कर लिया है। अब मुझे इसमें से ये चारों में से एक क्वांटिटी दी गई है, मुझे बाकी के तीनों निकालना। आपको दिख रहा है ऑल दीज फोर आर इक्वल टू ईच अदर। यदि मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दे रहा है, मतलब ये वाला टर्म देखो दे दिया इंक्लूडिंग माइनस साइन, आप इसे जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे ये आपको R भी बता देगा और यही आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन भी बता देगा। तो सी, यदि मुझे कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, सपोज ये निकालना है, तो ये देखो ये दोनों को ले लो मैं, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो ये हो गया मेरे पास बराबर, इट इज 1/3 ऑफ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो मैंने इसकी जगह पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन लिखा, इस पूरे की जगह पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखा और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 1/3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मीन्स आंसर इज 1.66 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो आई गॉट दैट दिस वन, ये मेरे पास आंसर आ गया 1.66 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, देख लें ये दोनों बराबर है, मतलब हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी आ गया 1.66 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आ गया। अब मुझे निकालना है केवल अपीयरेंस। अपीयरेंस निकालने के लिए ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। आप इसे किसी भी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाह रही हूँ, तो आई एम हैविंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, इट इज़ 1.66 इंटू 10⁻³ बराबर 1/2 और ये हो गया मेरे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मल्टीप्लाई कर दूँ इसे 2 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 1.66 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 2 6 12, 2 6 12 13 और ये हो गया 3, क्लियर, इंटू 10⁻³ इट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो आई गॉट ऑल दीज 3 वैल्यूज। यदि मुझे केवल एक रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है तो हम बाकी के सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर सभी को? ये आप नोट कर लें एक बार, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रही हूँ, उसे ट्राई करें, देन विल डिस्कस। पहले आप इसे नोट कर लें। सबसे अच्छा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी आप इस पार्ट को रिवाइज करके आप कंफर्म्ड 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जेईई एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के साथ और भी 2-3 चैप्टर्स को क्लब करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इन्हें मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड प्लस वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपने डन कर लिया होगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल में हम लोग आते हैं और विल ट्राई कि वो न्यूमेरिकल आप बनाकर देखें, और यदि सपोज बनना चाहिए आपसे, बहुत इजी गोइंग न्यूमेरिकल है।
मैंने एक रिएक्शन लिया 2SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3। मैं मोस्टली केवल वो केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा डील कर रही हूँ जो ज़्यादातर पूछा गया है। मुझे यहाँ पर बता दिया गया है, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिखना है यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर आर। पहले तो आप ये वाला पार्ट लिखेंगे और अब आगे आपको दिया गया है इफ़ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, सपोज ये दे रहा है आपको 0.015 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 और साथ में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट आप बनाना स्टार्ट करें, देखें कितने बना पाते हैं। वेरी सिंपल, आराम से कंफर्म यदि क्वेश्चन आएगा तो किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे बना सकते हैं। इतना पूरी तरीके से गारंटी है कि यदि आपने अच्छी तरीके से लेक्चर को देखा है, आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन को आप आराम से कंफर्टेबली लगा सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है उस पर बेस्ड, और कैसा भी क्वेश्चन आपके जेईई और नीट में आए आप कंफर्टेबली बना पाएंगे। कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, आपको याद रखना है। माइनस साइन डिसअपियरेंस को बताता है, प्लस साइन अपीयरेंस को बताता है, ये पता होना चाहिए आपको। बस इसके अलावा तो कुछ न्यूमेरिकल में है ही नहीं। दो चीज़ें बराबर है एक दूसरे के, आप उसे बराबर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन सबका आ गया होगा, तो हम एक्सप्रेशन एक बार चेक कर लें। तो R बराबर हो जाएगा 2 कोफिशिएंट है, माइनस क्यों लिखा, रिएक्टेंट है, ये हो गया डेल SO2 बाई डेल T बराबर, अगेन माइनस साइन लगाया, नो कोफिशिएंट मतलब 1 कोफिशिएंट, तो 1 तो लिखना ही नहीं होता अपने को, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल O2 बाई डेल T, ये हो गया। देन उसके बाद लगाया प्लस साइन, ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा डेल SO3 बाई डेल T। ये एक्सप्रेशन तो आई होप सबने बना लिया होगा। अब आगे कैलकुलेट करें। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन अपना नहीं दिया, मैं आपको बता देती हूँ। माई सेल्फ अंकुर, और इंदौर फिटजी में IIT स्ट्रीम को मैंने पढ़ाया हुआ है। अराउंड 15 to 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फुल केमिस्ट्री का सिलेबस में डील करती हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल कंसर्न रहता है वो फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को वो इन्हीं दोनों में से कोई एक पड़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिहाफ में भी मैं आपको बता दूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सारा याद करने का पार्ट है। ये बहुत एक मिसपरसेप्शन है आप लोगों को कि सब कुछ रटने वाला पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हम उसको लॉजिकली हम उसको समझ सकते हैं, केवल कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमको याद करना पड़ता है। लाइक बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, इसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकती हूँ, तो मुझे उसको याद करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन यदि मैं बात करूं बैक बॉन्डिंग की, मैं बात करूं कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बात करूं, मैं बात करूं पी पाई बॉन्डिंग की, तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड, कंसेप्चुअल पार्ट इज मस्ट रिक्वायर्ड। आप उसे रट नहीं सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक का ऑफकोर्स कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको याद करना पड़ता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जो आपको लॉजिकली समझना पड़ता है। तो दैट पार्ट इज ऑफ माई इंटरेस्ट, जो लॉजिकल वाला पार्ट है। लेकिन मेरा मेन कंसर्न पहले फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहता है, क्योंकि मैक्सिमम नीट वालों को फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है, जेईई वालों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। तो बेहतर होता है कि ये दोनों का कोलैबोरेशन यदि हो जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का। चलिए, आई होप सो आपका बन गया होगा। आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया है और आपको दिया गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। मैं वापस लिखूं इस सारे को, और सबसे पहले जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो लिख लिया करें, कोई बुराई नहीं है, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 को बताएगा। ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये बताएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 को बताएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको बताएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 को बताएगा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। मुझे सबसे पहले तो बराबर चीज़ों को अलग कर दिया करो। सबसे बेहतर तरीका होता है केमिस्ट्री में कि जो चीज़ें यू बन रही हैं उसे पहले अलग कर दो। हो सकता है हम लकी और उसी के थ्रू हमारा ऑप्शन क्लिक हो जाए हमको। ये दोनों देखो बराबर है, मतलब मेरे पास सबसे पहले तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ गया, इट इज़ 0.015 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब जहाँ आर आ गया आप ये दोनों को कंपेयर कर लो।
तो देखिए आपके पास हो गया R बराबर इट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 बाई 2। ओके, चलिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.015। ये वाली वैल्यू को मैं x ले रही हूँ, x बाई 2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? इट इज 0.030 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, इतना सा, तो देखो ये दोनों बराबर हैं, माइनस प्लस है तो कोई फर्क ही नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। मतलब जो SO2 का स्पीड जाने का होगा वही SO3 का होगा, और हम ये मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली भी बात कर सकते हैं। जिस स्पीड से SO2 जाएगा उसी स्पीड से तो SO3 बनेगा, तो SO3 की भी स्पीड हो जाएगी 0.030 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बन गया न्यूमेरिकल 4 नंबर पक्के। गॉट इट? क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हाउ विल यू डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ विल यू एक्सप्रेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन बिहाफ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यदि मेरे पास कोई भी एक वैल्यू गिवन है तो हम अननोन क्वांटिटी को किस तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एक पार्ट और बचा हुआ है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म पर यदि मुझे बताना हो ग्राफिकली हम कैसे बताएं। सी, ये लिया मैंने टाइम और यहां पर मैं बात कर रही हूं रेट ऑफ रिएक्शन की। क्लियर? अब सोचें शुरू में स्पीड किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट के बिहाफ में, या मैं इसी को बोलूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन। यदि अपन ने एक रिएक्शन लिखा ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको मालूम है इसे बोलते हैं फॉरवर्ड और इसे बोलते हैं बैकवर्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ है ना? तो शुरू में फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा तो फॉरवर्ड की स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। इक्विलिब्रियम में ये ग्राफ पढ़ते हैं, यहाँ पर इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। तो देखो ये मेरे पास ग्राफ आएगा, ये आएगा मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बिल्कुल सेम ये ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। दिस इज, ये लिखा मैंने फॉरवर्ड के लिए और ये लिखा मैंने बैकवर्ड के लिए। ठीक है, देखो रिपीट कर रही हूँ, और इसको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, मैं यहीं पर बता रही हूँ कि रेट के बारे में जानकारी आपको यहीं मिल रही है। ठीक है, शुरू में देखेंगे फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा रहेगी, वाई? रिएक्टेंट थोक में है तो स्पीड में रिएक्ट करेगा, लेकिन जैसे से रिएक्टेंट कम होता जा रहा है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगी एक पॉइंट तक। ठीक है, प्रोडक्ट शुरू में तो है ही नहीं, तो शुरू में देखिए इसकी स्पीड 0 है। जैसे से प्रोडक्ट बनना शुरू होगा अब वो बैकवर्ड तरीके से रिएक्ट करना चाहेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला पार्ट याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? यहां क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि रेट हम यहीं पर पढ़ रहे हैं। जब आप 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो आपको रेट समझ में ही नहीं आता है, हम बेसिकली रेट को तो यहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही दिया है। गॉट इट? क्लियर? अच्छे से? ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पोर्शन को कवर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, व्हाई डू वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। इसी पर बेस एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगला पार्ट हमने लिया कि यदि हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बिहाफ में बात करते हैं तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उन तीनों के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो यूं खत्म होता है। क्लियर? और उसी के बारे में पूछा गया। तो जितने भी रिएक्शन यूं होते हैं मतलब वो आयंस के थ्रू हो रहे हैं, आयन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो वो आयनिक मैकेनिज्म वाले हैं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। फिर हम आए कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, तो हम उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी की, और हम लोगों ने पूरा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पार्ट को भी डील किया है। क्लियर? ठीक। वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो आएगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं 2 चीजें आपको और बताना चाहूंगी, हालांकि उस पर बेस जेई और नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं केवल आपको वो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, और उसके बाद हम आज का लेक्चर को कवर करेंगे या फिनिश करेंगे, और अगला लेक्चर जो आपका होगा दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, क्योंकि उसी पार्ट में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसके बारे में क्वेश्चन जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट तीनों एग्जाम में आया हुआ है।
हम एक ग्राफ पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट का, जिसपे ग्राफिकली क्वेश्चन जेईई और नीट दोनों एग्जाम में आता है। मतलब यदि मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन की वेराइटीज आपकी उसी पार्ट में कवर होती है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे 2 पार्ट आपको और बताना है, तो केवल मैं 2 पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूं। एक जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि मैंने आपको बताया इस पार्ट पे अभी तक एक भी क्वेश्चन जेईई या नीट में नहीं आया है। टर्मिनोलॉजी मैं केवल आपको बता रही हूं, तो आप केवल उसी बिहाफ में देखेंगे, आप इसे बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे। एवरेज रेट मतलब कोई भी 2 टाइम इंटरवल के बीच का आपको पूछ रहा है, लाइक कोई केमिकल रिएक्शन चालू हुआ, आपको बोला 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के बीच में इसका एवरेज रेट क्या है, ऐसा वाला पार्ट। ओके, हम इसे कैसे निकालते हैं? अब हमको मालूम है हम रेट को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बिहाफ में भी बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज बात कर रही हूँ रिएक्टेंट के बिहाफ में, तो देखिए ये लिया मैंने कंसंट्रेशन और ये लिया मैंने टाइम। रिएक्टेंट के बिहाफ में मेरे पास ग्राफ ऐसा आ रहा था। सपोज मुझे ये 2 टाइम इंटरवल बोल रहा है, ये T1 और ये T2, और मुझे एवरेज रेट को फाइंड आउट करना है। तो नथिंग यू हैव टू डू, इस टाइम इंटरवल पर आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा और इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालना होगा। T1 के करस्पॉन्डिंग ये C1 हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा आपके पास C2। क्लियर? और अब आपको यदि एवरेज रेट निकालना है तो आपके पास एवरेज रेट बराबर हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, लिखते हैं अपन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1। ऑब्वियस सी बात है ये वाला आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपको बताएगा एवरेज रेट। ये मैंने जो लिया है ये मैंने रिएक्टेंट के बिहाफ में लिया है, आप चाहें तो प्रोडक्ट के बिहाफ में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये टाइम लिया, ये कंसंट्रेशन लिया, ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट के बिहाफ में। सेम आपको कोई 2 टाइम इंटरवल आपको बोल रहा है तो आपने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लिया, ये सपोज T1 है ये T2 है, तो T1 के करस्पॉन्डिंग ये C1 हो गया, T2 के करस्पॉन्डिंग ये T2 हो जाएगा। क्लियर? और अब यहाँ पर यदि मुझे एवरेज रेट को फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा प्लस साइन, क्योंकि प्रोडक्ट के बिहाफ में तो बढ़ता है ये, और अब हो जाएगा ये C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये देखिए ये दोनों आपको डिफाइन करते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। हालांकि मैंने आपको बोला कोई क्वेश्चन नहीं आया, पढ़ लें अपन एक बार, कोई भरोसा नहीं कभी यदि सपोज आ गया तो। चलिए अब मैं बात करती हूँ इंस्टैंटेनियस क्या होता है। इंस्टैंटेनियस मतलब तुरंत कोई रिएक्शन चल रहा है, आपको बोला 5वें मिनट में रिएक्शन की स्पीड बताओ, ऐसा पूछा। तो यदि हमें इस तरीके का पूछ रहा है, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब आप फिजिक्स में एनएलएम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं ना टीथ सेकेंड में कितनी स्पीड है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर टाइम में यदि पूछता है तो देखिए उसे बनाने का तरीका ग्राफिकली क्या होता है। हमने यहाँ पर वापस लिया टाइम, यहाँ लिया कंसंट्रेशन। आप किसी के भी बिहाफ में आप बना सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। मैं आपको एक पार्ट बता रही हूँ, ये लिया मैंने रिएक्टेंट के बिहाफ में। करना ये है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको बोल रहा है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। लाइक मुझे इस टाइम पर यदि पूछता है तो आप इस टाइम पर यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर ले। लाइक इस टाइम पे मुझे इंस्टैंटेनियस रिएक्शन पूछा, इससे हमने एक परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ किया है इस कर्व पर, और उस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। आपको मालूम है टेंजेंट जो कर्व के केवल एक ही पॉइंट को टच करता है। क्लियर? अब इस टेंजेंट पर आप कोई भी 2 पॉइंट को आप मेंशन कर ले, एनी 2 पॉइंट्स, और इस 2 पॉइंट से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। आप इसे मान लें T1, इसे T2, तो ये वाला हो जाएगा C1, ये हो जाएगा आपके पास C2। क्लियर? और अब यदि हमें इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना हो तो सेम कहानी हो जाएगा माइनस, क्योंकि आप रिएक्टेंट के भी आप में बात कर रहे हो, C2 माइनस C1 ये, और अपॉन में आ गया T2 माइनस T1। तो इसके थ्रू आपके पास निकल जाएगा इंस्टैंटेनियस रेट। करना क्या है, जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको रेट निकालने बोलेगा उस पर्टिकुलर टाइम के अलोंग पॉइंट बना लेंगे आप कर्व पर और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब आपको जो 2 पॉइंट्स लेना है वो टेंजेंट पर लेना है। क्लियर? और उससे आप रेट निकाल लें। ये कहलाएगा आपके पास इंस्टैंटेनियस रेट। एक पॉइंट नीचे होना चाहिए, एक पॉइंट ऊपर होना चाहिए। क्लियर? हालांकि अभी तक के हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मैंने आपको केवल टर्म को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज दैट टर्म, बिकॉज इन एनसीईआरटी इट इज मेंशन्ड। क्लियर?
तो अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा वेरी नेक्स्ट लेक्चर अगला वीडियो में रहेगा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो पूरा पार्ट हम लोग कवर करेंगे इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड ऑल एवरीथिंग। और उसके बाद हमारा पार्ट आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी एंड देन मेन केमिकल काइनेटिक्स पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में केमिकल काइनेटिक्स आपको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे यूं क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय।